जय हिंद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम श्रम बाजार के बारे में बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने बाजार के बारे में बात की, बाजार के संतुलन के बारे में बात की। बाजार अर्थात वस्तुओं का बाजार, लेकिन वस्तुओं के बाजार से श्रम का बाजार किस तरह अलग होता है या क्या इसमें समानताएं हैं, तो आज हम श्रम बाजार में संतुलन की स्थिति कहाँ होती है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण किस बिंदु पर होता है, मजदूरी कैसे निर्धारित होती है, इसको देखने के लिए पहले आप ये समझ लें कि श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति कौन करता है तथा श्रम की मांग किनके द्वारा की जाती है। वस्तुओं के बाजार में वस्तु की पूर्ति फर्म करती है तथा वस्तुओं की मांग घर तथा परिवार के द्वारा की जाती है, लेकिन श्रम बाजार में इसके विपरीत स्थिति होती है। श्रम बाजार में विपरीत स्थिति कैसे होती है कि जो श्रम की पूर्ति है, श्रम की पूर्ति घर परिवार के द्वारा की जाती है तथा श्रम की जो मांग है वह फर्म के द्वारा की जाती है। तो वस्तु के बाजार में और श्रम बाजार में एक बड़ा अंतर ये है। यहाँ पर श्रम से अभिप्राय क्या है? श्रम से अभिप्राय है श्रम के घंटों की संख्या, यानी कार्य के घंटों की संख्या, ना कि श्रमिकों की संख्या। और मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? श्रम के मांग व पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर, यानी जिस तरह किसी वस्तु के बाजार में वस्तु की मांग तथा उस वस्तु की पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर बाजार संतुलन की स्थिति में होता है तथा कीमत का निर्धारण होता है, उसी तरह श्रम बाजार में भी श्रम की मांग एवं पूर्ति के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होता है। अब श्रम बाजार की बात करने से पहले कुछ चीजों को और हम समझ लें, जैसे सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद। तो सीमांत संप्राप्ति किसे कहेंगे, सीमांत उत्पाद किसे कहेंगे? जब हम श्रम में एक इकाई की वृद्धि करते हैं तो श्रम में की गई एक इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप उत्पाद में जो एक ही वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पाद कहेंगे। इसी तरह इस सीमांत उत्पाद को बाजार में विक्रय करके फर्म को जो आय होगी उसे हम सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर होता है सीमांत संप्राप्ति गुणा श्रम का सीमांत उत्पाद। यानी श्रम में एक इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उन वस्तुओं की संख्या में हम मूल्य का गुणा करके, वस्तु की कीमत का गुणा करके और क्या ज्ञात करते हैं, सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। चूंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जो सीमांत संप्राप्ति होती है वह वस्तु की कीमत के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वस्तु की कीमत का सीमांत उत्पाद से गुणा करके और सीमांत संप्राप्ति उत्पाद ज्ञात करते हैं। अब श्रम बाजार में श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति को समझने के लिए हम इस रेखा चित्र को देखें। यहाँ पर जो डी वक्र है ये श्रम का मांग वक्र है तथा एस वक्र जो है यह क्या है, ये श्रम का पूर्ति वक्र है। अब हमने जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर हमने श्रम की मात्रा को लिया है अर्थात घंटों में श्रम की मात्रा को लिया है तथा वाई अक्ष पर हमने मजदूरी को लिया है। अब मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में जो मजदूरी की दर है वह W1 है। मजदूरी की जो दर W1 है, इस स्थिति में आप देखें कि यह जो रेखा है, जो W1 श्रम की कीमत वाली जो रेखा है या मजदूरी दर की जो रेखा है, ये रेखा पूर्ति वक्र को इस बिंदु पर काट रही है। अर्थात यहाँ पर श्रम की पूर्ति यानी W1 मजदूरी पर श्रम की जो पूर्ति है वह कितनी है, L1 है। लेकिन चूंकि श्रम सस्ता है तो स्वाभाविक है कि इसकी मांग ज्यादा होगी। तो यहाँ पर वस्तु के बाजार के समान ही जब श्रम की कीमत कम होती है तो उसकी मांग अधिक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मजदूरी की दर W1 है उस समय जो श्रम की पूर्ति है वह L1 है, लेकिन इस स्थिति में W1 कीमत पर ही श्रम की मांग है L2 के बराबर यहाँ पर श्रम की मांग है। तो यहाँ पर अतिरिक्त मांग है या हम इसको अधिमांग भी कह सकते हैं। ये जो स्थिति है W1 कीमत पर श्रम की अधिमांग की
पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर यह भी देख लें कि अधिमांग की स्थिति क्यों है, क्योंकि इतनी कम मजदूरी दर पर बहुत सारे जो परिवार हैं वे श्रम की पूर्ति नहीं करना चाहते हैं। मतलब अगर मजदूरी की दरें कम होगी और परिवार में अगर 4 सदस्य काम करने योग्य हैं तो वो अपनी अनिवार्य जरूरतों के लिए केवल 2 लोग ही काम करने जाएंगे, बाकी 2 लोग घर में बैठ के छुट्टी मनाएंगे या आनंद उठाएंगे। तो इस प्रकार जो परिवार है वो क्या करते हैं, कम मजदूरी में श्रम की पूर्ति को कम कर देते हैं। जब श्रम की पूर्ति कम हो और श्रम की मांग अधिक हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी और मान लीजिए कि मजदूरी की दरें बढ़ते बढ़ते W2 पर पहुंच गई। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो मांग है, श्रम की जो मांग है, मांग पहले कितनी थी, L2 थी, लेकिन मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण मांग घटकर हो गई L1। यानी जितनी पूर्ति थी पहले, यानी कम मजदूरी दर पर जितनी पूर्ति थी उतनी अब मजदूरी बढ़ने के बाद मांग कम हो गई। तो जैसा कि वस्तुओं के बाजार में होता है कि जब वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसकी मांग घट जाती है, उसी तरह यहाँ पर मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण श्रम की जो मांग है वह कम हो गई, L2 से L1 पर आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए श्रम की मांग कम हो गई, इसका मतलब कोई फर्म उत्पादन अपना कम नहीं करेगी। उत्पादन कम नहीं किया फर्म ने, फर्म अब क्या करती है, उतने ही श्रमिकों से अधिक घंटे कार्य करके, चूंकि उन्होंने मजदूरी की दरें बढ़ा दी है, मजदूरी अधिक हो गई है, तो वो श्रमिकों से अधिक कार्य लेकर के और अपने उत्पादन के उसी स्तर को बनाए रखना चाहेंगी ताकि उनको नुकसान ना हो। अब इस स्थिति में देखो कि जब आप मजदूरी की दरें अधिक हो गई हैं तो घर में अगर मान लीजिए कि पहले 2 लोग कार्य कर रहे थे, चूंकि मजदूरी की दरें ज्यादा हैं तो अब कार्य करने के इच्छुक लोग यानी श्रम की जो पूर्ति है वह भी बढ़ जाएगी, यानी अधिक मजदूरी दरों पर अधिक लोग कार्य करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि W2 मजदूरी की दरों में जो पूर्ति है वह कितनी है, S बिंदु पर काटने वाली रेखा ये L, मतलब अधिक मजदूरी दर पर जो श्रम की पूर्ति है वह L2 है। अर्थात यहाँ पर श्रम की अधिपूर्ति की स्थिति है, यानी श्रम की अधिपूर्ति अर्थात यहाँ पर काम में कम लोग लगे हुए हैं लेकिन मजदूरी की दरें ज्यादा हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग काम करना चाहेंगे। अब जब काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर मजदूरी की दरें कम होंगी, कुछ लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे मजदूरी की दरें कम होगी और कम होते होते एक बिंदु पर आकर के यानी W पर आकर के ये मजदूरी की दर स्थिर हो जाएगी। अब W पर देखिए क्या स्थिति है, यहाँ पर आप देखें कि जो मांग वक्र है तथा पूर्ति वक्र है एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात W वह मजदूरी की दर है जिस पर कि श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति जो है वह बराबर है। तो ये जो बिंदु है यानी मजदूरी की दर W, ये जो है यह संतुलन कीमत कहलाएगी किसकी, श्रम की। तो श्रम की संतुलन कीमत कहलाएगी W तथा श्रम की जो संतुलन मांग कहलाएगी या पूर्ति कहलाएगी L। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। जब मजदूरी की दरें संतुलन दर से नीचे होती है, कम होती है, तो यहाँ पर अधिमांग की स्थिति होती है और अधिमांग की स्थिति में बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते प्रचलित मजदूरी दरों पर। जब लोग काम नहीं करना चाहते और मांग अधिक रहती है तो धीरे धीरे मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, चूंकि काम करने के लिए कम लोग तैयार थे, मजदूरी बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई मजदूरी में बहुत सारे लोग और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब श्रम की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी, श्रम अधिक लोग कार्य करना चाहेंगे, तो पुनः धीरे धीरे मजदूरी की दरें कम होंगी और वह संतुलन कीमत पर आकर के स्थिर हो जाएंगी, W पर आकर के स्थिर हो जाएंगी, जहां पर कि श्रम की मांग तथा पूर्ति की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। तो इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग एवं
प्रकृति की शक्तियों के द्वारा मजदूरी की दरों का निर्धारण होता है। तो आशा है आज के इस वीडियो से आप श्रम बाजार में मजदूरी की दरों का निर्धारण समझ गए होंगे कैसे होता है। इसी तरह अर्थशास्त्र विषय से संबंधित और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।